हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं DFCCIL एग्जाम के बारे में। मींस ऑपरेशंस एंड बीडी में एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, तो उसमें आपका रीजनिंग का किस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 के बारे में। मतलब 2018 में जो आपका ऑपरेशंस एंड बीडी का जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रीजनिंग में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस कर लो। साथ ही में एक बात बता देते हैं, यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें आपका रीजनिंग का जो है वो सिर्फ 12 क्वेश्चन रहेगा। तो इतना अच्छा आपको जरूर प्रैक्टिस करवा दूंगी, जिसमें आप लोग 12 में से 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ठीक है। और हाँ जी, जो लोग चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में आपका रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का पूछा गया है। यहाँ पे देख लो, ये जो है आपका 2018 का जो है वो पेपर है, ये एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी का पेपर है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है वो किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का। अब यहाँ पे जो ये 12 क्वेश्चन जो आप लोग की देख रहे हो, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर पिक किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन एजम्पशन इज या आर इम्प्लिसिट। क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में भी रीड करके अच्छे से समझा दे रहे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ क्या रहा है कि कौन सा एजम्पशन जो है वो सही है। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब कथन हो गया कि कौन सा कथन, जो भी आपको कथन दिया गया है तो उस पे बोल रहा है विचार करना है, और बोल रहा है कि जो भी धारणाएं मतलब जो भी एजम्पशंस दिए गए हैं, तो कौन सा एजम्पशन जो है ये स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या दिया है कि सक्सेसफुल पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। इसका मतलब है कि सफल लोग जो है वो जीवन में खुश रहते हैं। याद रखना, जब भी स्टेटमेंट एजम्पशन का, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आता है, तो जो भी आपके स्टेटमेंट गिवन है हो, तो उसको हमेशा 100% राइट लेके चलना है। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हो उसको 100% राइट लेके चलना है कि ये जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सक्सेसफुल पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, मतलब सफल लोग जो है वो जीवन में खुश रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। अब आपको इसी पे जो एजम्पशन दिया हुआ है, धारणा दिया हुआ है, तो वो देख लो धारणा कौन कौन सा दिया हुआ है। पहला है कि दोज दैट आर अनहैप्पी आर नॉट सक्सेसफुल, मतलब जो लोग दुखी होते हैं क्या वे सफल नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में दिया हुआ है, और सबसे पहला जो एजम्पशन है वो पहले ही निगेटिव में दे रहा है। तो सबसे पहले डायरेक्ट आप लोग एजम्पशन को आप लोग रॉन्ग कर दो। ठीक है, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव एजम्पशन होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे भी जो लोग दुखी होते हैं क्या वे सफल नहीं होते, ये वैसे भी बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेस इज वंस endeavor gives happiness। इसका मतलब वो हुआ कि कई बार किसी के प्रयासों में सफलता खुशी देती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो लोग प्रयास करते हैं अगर वो लोग सफल हो जाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, कहीं भी निगेटिव दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इजीली आप लोग बोल सकते हो कि इस स्टेटमेंट के लिए ये एजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट,
मतलब सिर्फ दूसरा जो है धारणा है वही निहित है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है कि 71 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, मॉरिशस रैंक 38 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज इट्स रैंक फ्रॉम द टॉप। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे ना। आपसे यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन जो है आपका रैंकिंग का है और इसको फॉर्मूला से बता रहे हैं। जो भी फॉर्मूला अगर आपको बता रहे हैं तो कहीं साइड में आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल कितना जो है वो कंट्री है, टोटल 71 कंट्री जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया है और मॉरिशस जो है वो नीचे से 38वां रैंक पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊपर से वह कौन से रैंक पर होगा। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये फॉर्मूला को रट जाना, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट बोलो या बोल सकते हो टॉप प्लस बॉटम -1 बोलो, या बोल सकते हो अप प्लस डाउन -1। कंफ्यूज मत होना। अगर हम लोग सीधा लाइन लेते हैं तो यहाँ पे बोलो लेफ्ट बोलो और राइट बोलो, अगर ऊपर से नीचे लेते हैं तो या तो बोलो टॉप बोलो, बॉटम बोलो या अप बोलो, डाउन बोलो। तो कोई कंफ्यूज मत होना, ये एवरग्रीन फॉर्मूला है इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टोटल क्या है, पहले पता है कि टोटल कितना है, तो 71 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि मॉरिशस जो है वो बॉटम से 38 है। तो बॉटम से बोलो मतलब राइट से बोलो या डाउन से बोलो। तो आपको कहाँ से निकालना है, निकालना है मुझे टॉप से। तो यहाँ पे लिख सकते हो टॉप प्लस बॉटम कितना हो गया, तो 38 हो गया और ये -1 हो गया। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो टॉप इक्वल्स टू 71 और +1 हो गया, यानी 72 - 38 मीन्स आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 34, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। ये क्वेश्चन जो है आपका ऑड वन आउट से है कि ऐसा इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन है जिसमें से 3 ऐसा ऑप्शन है जो कि सेम है और एक डिफरेंट है। तो बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आपके ऑप्शंस क्या है, 69 है, 115 है, 47 है, 138 है। 69 क्या है, ये नंबर देख रहे हो, ये क्या है 23 से, क्या ये डिविजिबल है, बिल्कुल है। 115 है, बिल्कुल है। 138 है, बिल्कुल है। मीन्स ये 47 क्या है, तो ये जो है वो 23 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा लॉजिक लग रहा है कि ऑल द नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 एक्सेप्ट कौन, तो एक्सेप्ट हो गया 47। मीन्स 69, 115 एंड 138 जो है वो 23 से डिविजुअल है, बाकी जो 47 है वो नहीं है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो गया, तो वो हो गया 47। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है वो देख लो। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेटिकल सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप लोग क्या करना, A से Z तक क्या करना है, A से Z तक का पोजीशन याद करना है। मीन्स A का 1 होता है एंड J का 26 होता है, सबको पता है। लेकिन याद रखना कि हम लोग को लेफ्ट से राइट इजीली याद होता है कि C का 3 है और F का 6 है। लेकिन अगर उसी में पूछा जाए कि राइट से क्या होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ये भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी तब तक इतना याद रखना A से Z तक का
पोजीशन याद रखना। अगर पोजीशन याद रहेगा तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बी, ई, एफ और सी का रिलेशन क्या दिया हुआ है, ई, डी, बी और एफ के साथ है, तो पूछ क्या रहा है, भी, वाई, जेड और डब्ल्यू का रिलेशन आपको फाइंड करना है। ओके, फाइंड करना है। अभी देख लो यहाँ पे सबको पता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में बी का पोजीशन क्या होता है, तो ये होता है 2, ई का पोजीशन 5, एफ का पोजीशन 6 एंड सी का पोजीशन क्या होता है, तो वो होता है आपका 3। नेक्स्ट देखो ई का पोजीशन 5, डी का 4, बी का 2 और एफ का 6। हो क्या रहा है, 2 से 5 हो रहा है यानी मतलब +3 हो रहा है, 5 से 4 यानी -1 हो रहा है, 6 से 2 यानी -4 हो रहा है और 3 से 6 यानी +3 हो रहा है। तो इजीली कैलकुलेट कर लो। भी में क्या करो, +3 ऐड करो, वाई में -1 करो, जेड में -4 करो और डब्ल्यू में क्या करो, तो +3 करो। अब इजीली कैलकुलेट करो, भी +3 यानी भी के बाद क्या होता है, तो WXY, ये हो गया Y, Y में -1 करो तो ये हो गया X, Z में -4 करो तो ये हो जाएगा V और W +3 करो तो क्या हो जाएगा WXYZ। मतलब YXVZ मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन सेट ऑफ लेटर व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड एट द गैप इन द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट इट। डायरेक्ट शॉर्टकट में बताते हैं कि आपका एक सिक्वेंशियल, आपका एक लेटर सीरीज दिया हुआ है और फाइंड करना है कि जो भी गैप दिया हुआ है तो वहां पे कौन सा लेटर आएगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये इसको बोलो, या तो बोलो कि रिपीटेड सीरीज बोलो या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलो। ठीक है, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ताकि इजीली आपसे सॉल्व हो सके कि कौन सा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे के है, एम है, एल एम के एल एन, हो क्या रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे के, एल, एम और एन, इसी को वो रिपीट कर रहा है बार बार। कैसे, वो देखो के है, डायरेक्टली आप लोग प्लेस करो, के के बाद क्या होगा, तो एल होगा, के एल एम एन। ठीक, यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, के एल एम एन हो गया। अब दूसरा पे क्या लिखा है उसने, एल एम एन और के को सबसे लास्ट कर दिया है, यानी एल एम है, के है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एन होगा। फिर उसने यहाँ पे लास्ट किया है, फिर क्या किया है उसने, एम एंड, और यहाँ पे एम एन के बाद क्या हो जाएगा, तो फिर से आ जाएगा आपका के एंड एल हो जाएगा, एम एंड के एल, एम एन, तो यहाँ पे फिर से एन हो गया। फिर से यहाँ पे के एल के बाद लास्ट हो गया, तो फिर क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो एन से होगा और इसके बाद क्या आएगा, तो के आएगा, एल आएगा और एम होगा। ठीक है, तो एन के बाद क्या आएगा, तो वो हो जाएगा के। तो आपका सीरीज क्या बना, तो एल एन 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 के मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कंसीडर दीज स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम फैक्चुअली एब्सर्ड। Read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement। शॉर्टकट फिर से बता रहे हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों को ट्रू मान के चलना है। ओके, अब ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट को देख के आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है ये फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली फॉलो हो रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट देख लो आपका क्या दिया हुआ है, कथन कौन कौन सा दिया हुआ है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि ऑल वेसेज आर फ्लावर्ड। वेसेज का मतलब होता है फूलदान, कि सभी फूलदान जो है वो फूल है। और दूसरा है कि नो फ्लावर इज ए प्लांट, यानी कोई फूल जो है वो पौधा नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखना, हमेशा डायग्राम से ही सॉल्व होगा। ऑल वेसल आर फ्लावर, ऑल का केस क्या होता है, जितने भी वेसल है, जितने भी वेसेज है वो सारे क्या है, तो वो सारे के सारे जो है वो फ्लावर है। वेसेज को
V से शो कर रहे हैं और फ्लावर को F से कर रहे हैं। ओके, ये पहला डायग्राम हो गया, मतलब पहले स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया। दूसरा बोल रहा है कि नो फ्लावर इज अ प्लांट, यानी आपका फ्लावर का कोई भी रिलेशन प्लांट के साथ नहीं है, तो ये जो है वो आपका प्लांट हो गया। ये क्या है? प्लांट है। और फ्लावर और प्लांट में किस चीज का रिलेशन है? तो कोई भी रिलेशन नहीं है। ये आपका डायग्राम हो गया। चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है कि नो वेसेज इज अ प्लांट, मतलब कोई भी फूलदान जो है वो पौधा नहीं है। वेसेज ये हो गया, प्लांट ये हो गया। जब फ्लावर के साथ ही कोई रिलेशन नहीं है तो वेसेज के यानी फूलदान के साथ कैसे होगा? तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि वेसेज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, दूसरा है कि सम प्लांट आर वेसेज, सम प्लांट आर वेसेज, वेसेज ये है और प्लांट ये है। जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो सम का रिलेशन कहाँ से आ गया? तो ये जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड FACETIOUS आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन विच लेटर वुड बी थर्ड लेटर फ्रॉम द लास्ट। आपको एक वर्ड गिवन है, आपको एक वर्ड गिवन है। वर्ड क्या है? FACETIOUS। आपको एक वर्ड गिवन है और पूछा जा रहा है कि इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि लास्ट से आपका थर्ड लेटर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दो। तो सबसे पहले क्या होगा? ACEF। ओके, ACEF हो गया। उसके बाद क्या आया? तो उसके बाद आया IOST एंड U। यही होगा ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दी। अब क्या पूछ रहा है कि लास्ट से थर्ड लेटर क्या होगा? तो लास्ट से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, मतलब S जो है वो लास्ट से तीसरा हो गया, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो इजिली बना सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंसीडर द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हु इज द यंगेस्ट अमॉन्ग रीमा, उषा एंड नैना, मतलब रीमा, उषा और नैना में सबसे छोटी कौन है। चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि वीना इज यंगर देन उषा, मतलब वीना जो है वो उषा से छोटी है। वीना जो है वो उषा से छोटी है। चलो ये डायग्राम बना लेते हैं कि वीना जो है वो उषा से छोटी है, बट ओल्डर देन रीमा, लेकिन रीमा से बड़ी है, लेकिन रीमा से बड़ी है। तो ये हो गया आपका रीमा। ओके, रीमा से बड़ी है। वीना इज यंगर देन उषा, वीना जो है वो उषा से छोटी है एंड ओल्डर देन रीमा, लेकिन रीमा से बड़ी है। अगला बोला जा रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि रीमाज यंगर सिस्टर वाज बॉर्न इन द सेम ईयर एज नैना। क्या बोला जा रहा है? दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि रीमा की जो छोटी बहन है उसका जन्म उसी वर्ष में हुआ जिस वर्ष में नैना का जन्म हुआ। तो पहले ही बोल दे रहा है यहाँ पे, देखो रीमा यंगर सिस्टर यानी रीमा की छोटी बहन, रीमा के छोटी बहन, इसका मतलब रीमा से छोटी होगी। तो ये आ गया आपका रीमाज सिस्टर। ओके, ये हो गया रीमाज सिस्टर। वाज बॉर्न इन द सेम ईयर एज नैना, मतलब जिस वर्ष नैना हुई थी उसी वर्ष वो भी हुई। यानी बोल सकते हो कि रीमा की जो बहन है, रीमाज सिस्टर इक्वल्स टू नैना।
ओके, मतलब यही बोल सकते हो ना कि दोनों का एज सेम होगा, क्योंकि दोनों का डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम ईयर में है। तो क्या हम लोग रिमाज सिस्टर के जगह पे हम लोग नैना लिख सकते हैं? तो आपका क्या बना कि नैना सबसे छोटी, उसके बाद आई रीमा, उसके बाद वीना, उसके बाद आई उषा। अब देख लो आपको पूछा क्या जा रहा है, हु इज द यंगेस्ट अमंग रीमा, उषा एंड नैना। तो क्या आ गया आपका, नैना जो है वो सबसे छोटी है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट से आपको एग्जैक्ट पता चला कि रीमा, उषा और नैना में सबसे छोटी कौन है। तो याद रखना, दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मिलाए तब मुझे सॉल्यूशन मिला कि नैना जो है वो सबसे छोटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है। तो इजीली चेक कर लो, PROPERTY, PROPERTY ये बनाया जा सकता है। टॉपर्स देख लो तो TOPPERS ये भी सही है। रिपोर्ट्स देख लो REPORTS ये भी सही है। पेरिज बोल PRIESTS ये तो देख लो यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे एक ही एस है, लेकिन यहाँ पे 2 एस की बात हो रही है। तो आपका ये जो वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना, बहुत इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वरुण लिव्स हिज हाउस एंड मूव 30 किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 30 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। He moves 30 kilometers in southeast direction, then he turned towards his home. In which direction is he moving? याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन मेंशन कर लेना है। इस तरीके का फिगर बनाना है। तो सबको पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है आपका और ये साउथ होता है। अब देखो कितना इजीली बनता है क्वेश्चन। वरुण लिव्स हिज हाउस, यानी वरुण जो है घर को छोड़ता है, तो घर कहाँ मानना है, तो हमेशा ओरिजिन पे मानना है कि ये उसका जो है वो होम है या हाउस है, ठीक है। एंड मूव्स 30 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वो जो है अब जाता है कहाँ, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ये है आपका और वेस्ट ये है, तो डायरेक्शन कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस तरफ वो जाता है, यानी इस तरीके से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। कितना किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर। ओके, अब देख लो यहाँ पे एंड देन 30 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ 30 किलोमीटर जाता है। तो साउथ वेस्ट तो ये हो गया ना, तो इस बिंदु के लिए फिर से इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना और साउथ वेस्ट क्या है, तो ये हो गया साउथ वेस्ट। और कितना किलोमीटर जाता है, तो 30 किलोमीटर, मतलब इस तरीके से वो 30 किलोमीटर जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। अगला फिर पढ़ो, नेक्स्ट ही मूव्स 30 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर से आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाना है और किस तरफ जाता है, तो साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट क्या है, तो आपका ये डायरेक्शन, मतलब ये कहाँ जा रहा है, फिर से 30 किलोमीटर यहाँ पे आ रहा है। अब पूछ क्या रहा है कि देन ही टर्न्स टुवार्ड्स हिज होम, फिर वो अपने घर की तरफ मुड़ रहा है। तो घर तो यहाँ है ना, तो ये इस तरफ ऐसे करके वो मुड़ रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। देखो कितना इजीली आपको सॉल्व करके बता दिए। अगर इस तरीके से बनाते हो तो कहीं भी कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं होती है और आपको 1 आउट ऑफ 1 मिलना ही है इसमें। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द ऑप्शन डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको एक नंबर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसका मिरर इमेज बताना है किस तरीके से। तो यह इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबको पता है मिरर कहाँ रखना है, तो हमेशा राइट में रखना है। अब यहाँ से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ऑप्शन को छांटना शुरू करो। सबसे पहले अगर इसको मिरर में देखोगे तो सबसे पहले जो y है उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लास्ट में बन रहा है तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। और इनमें देखो तो y यहाँ पे सीधा है तो ये भी कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट मतलब उल्टा बनता है। तो वहां पे अगर ये सीधा y है तो इसका उल्टा y बनेगा। दोनों ऑप्शन में उल्टा y है, बिल्कुल सही है। उसके बाद t है, दोनों में t सेम है। अब देखो 9 का मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा ये होगा तो ये होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से भी आप लोग देख के बता सकते हो। हर एक लेटर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां भी थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो वहां पे अच्छे से आप लोग देख सकते हो। चलो देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लॉजिकल रीजनिंग का, मतलब 2018 के पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स मधुर इज 8 फ्रॉम द राइट एंड सुकम इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। When Madhur and Sukam interchanges their position, Sukam becomes 16 from the left. How many boys are there in the row? फिर से बता रहे हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रोसेस देखना किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन रीड करना और फिगर बनाना। देखो इन अ रो ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की एक पंक्ति है जिसमें मधुर इज 8 फ्रॉम द राइट। राइट से जो है वो मधुर कहाँ है, तो राइट से 8 पे है। चलो यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। इस तरीके से डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ये मेंशन कर देते हैं। ओके, ये आपका लेफ्ट हो गया। ओके, और ये हो गया राइट। किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो देखना आप लोग। मधुर इज 8 फ्रॉम द राइट। राइट से कहाँ है, तो मधुर जो है वो कहाँ है, मधुर जो है वो यहाँ है। कहाँ पे है, तो 8 पोजीशन राइट से। ओके, अगला बोल रहा है कि सुकम इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सुकम कहाँ है, तो 8 पे है। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ओके, अगला देखो, व्हेन मधुर एंड सुकम इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब क्या किया कि वो दोनों एक दूसरे के जगह पे आ गया, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो सुकम जो है वो यहाँ पे आ गया और मधुर जो है वो यहाँ पे आ गया। ओके, जितना बोला जा रहा है उतना ही आप लोग को करना है, आगे नहीं बढ़ना है। मधुर एंड सुकम इंटरचेंज देयर पोजीशन मतलब दोनों अपना अपना पोजीशन चेंज कर लिया। अब बोल रहा है कि सुकम बिकम्स 16 फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो बोल रहा है कि लेफ्ट से जो है वो सुकम का पोजीशन कितना हो गया, तो वो जो है वो 16 पे, 16 लेफ्ट से 16 पोजीशन पे जो है वो सुकम आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मैनी बॉयज आर इन द रो, मतलब लाइन में टोटल कितने लड़के हैं। ये आपका फिगर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ऊपर को छोड़ो, लेफ्ट से सुकम का पोजीशन पता है, लेफ्ट से सुकम का पोजीशन पता है 16th है। तो राइट से बता सकते हो सुकम का पोजीशन राइट से क्या होगा, राइट से सुकम का पोजीशन क्या होगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो राइट से मधुर का पोजीशन 8 है। ओके, राइट से मधुर का पोजीशन 8 है, तो वही पोजीशन ना सुकम का राइट से होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ अपना स्थान चेंज किया है ना, वो अपना सिर्फ सुकम के जगह पे आके मधुर खड़ा हो गया और मधुर के जगह पे आके सुकम खड़ा हो गया। पोजीशन तो वो चेंज नहीं किया ना कि 9th की जगह वो 10th पे आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आके सिर्फ खड़ा हो गया। तो इजीली बता सकते हो कि राइट से मधुर का 8 है, तो उसी के पोजीशन पे आके ये खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब राइट से सुकम का क्या है, तो राइट से सुकम का 8 है। अब यहाँ पे देख लो, एक ही स्टूडेंट का लेफ्ट से पोजीशन पता है, राइट से पोजीशन पता है, तो क्या आप लोग टोटल नहीं निकाल सकते हो। अभी जस्ट आपको ऊपर में बताए हैं कि टोटल इक्वल्स कितना होगा, टोटल्स इक्वल्स कितना होगा, तो
टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट का पोजीशन और -1 होगा। मतलब लेफ्ट से सुकम का पोजीशन क्या है, तो वो 16 है। राइट से सुकम का पोजीशन कितना है, तो 8 है। और कितना करना है, तो -1 करना है, यानी 16 + 8 24 और -1 यानी 23। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं लाइन में, तो 23 है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। पूरा डिटेल से बताए हैं एकदम अच्छे से, वो भी फॉर्मूला के तहत। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला जो है आपका एवरग्रीन है, किसी भी कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो 2018 में आपका ऑपरेशन एंड बीडी का जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग सारे के सॉल्यूशन अच्छे से देख लो। अगर कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम होता भी है तो आप लोग क्या करना कि कमेंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सारा का सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से देख लो। ये आपका 2018 का पेपर था। इसी तरीके से आपका 2016 के पेपर को भी पूरे अच्छे से डिटेल से बता दूंगी, ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और हाँ, ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि रीजनिंग में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल क्या है, हार्ड है या मॉडरेट है या ईजी है। ओके, चलिए ये था आपका 2018 का रीजनिंग का पेपर। चलिए इसी के साथ एक और आपको बताना था कि हाँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आप लोग को रेलवे DFCCIL के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑपरेशन एंड बीडी के लिए ये एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए है। और हाँ, क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन जो अवेलेबल है वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश। तो किसी भी स्टूडेंट को तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपका सेक्शनल जो है वो कितना है, 150 के अराउंड टोटल टेस्ट है और फुल टेस्ट जो है वो भी 20 के अराउंड है। हम तो सिर्फ अभी आपको रीजनिंग करवा रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में जो है जितने भी 7 आपके सेक्शंस है, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन, सारे के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके दिया गया है। तो जितना हो आप लोग परचेज करो टेस्ट सीरीज, और जितना हो प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन उतने अच्छे से आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और साथ ही में यार, ये तो सेक्शनल टेस्ट की बात हो रही है, और साथ ही में आपका एक है कंप्लीट कोर्स भी है। ठीक है, जिसमें वीडियो लेक्चर भी इंक्लूडेड है। और याद रखना, इसमें आपका टेस्ट सीरीज के साथ साथ वीडियो लेक्चर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का PDF, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका भी PDF जो है वो इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज और साथ में वीडियो लेक्चर, जो भी वीडियो बन रहे हैं या अपलोड हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो जो आपको ठीक लगे, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन कोशिश करना आप लोग कंप्लीट कोर्स परचेज करने का। ठीक है, और जितना हो आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है कहीं से भी, तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, जितना हो सके वीडियोज को शेयर करो। चलो मिलते हैं 2016 के क्वेश्चंस पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।